सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट हम कर रहे थे, जिसमें लास्ट टॉपिक आपका आज का आ जाता है एनवायरनमेंट प्रोटोकॉल्स, कि जो भी हमने पॉल्यूशन किए हैं तो उसके लिए क्या क्या मीटिंग्स हुई हैं, क्या क्या सरकारों ने सोचा है इसके बारे में, क्या क्या उन्होंने कानून बनाए हैं, क्या क्या पॉलिसीज बनाई हैं। तो इनके बारे में हम चर्चा करें। इसमें पहला आता है स्टॉकहोम डिक्लेरेशन ऑफ 1970। इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है हर बार, तो ये वाला चाहे 10 बार रिवाइज करना पड़ जाए, लेकिन ये वाला टॉपिक नहीं छोड़ना है बिल्कुल भी, जो एनवायरमेंट प्रोटोकॉल्स है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन इनसे आता है। इस बार क्वेश्चन आया था कि पेरिस एग्रीमेंट कब हुआ था, बस उसकी डेट पूछी थी और कुछ नहीं पूछा उसमें। तो सबसे पहले आपको डेट ही याद करनी है इनकी, कि कौन सा जो प्रोटोकॉल है वो कब आया था। उसके बाद की चीज डेट याद करने के बाद। तो 1972 इसका पूरा नाम है, तो इसका मतलब ये 1972 में आया है। और है क्या ये? स्टॉकहोम डिक्लेरेशन ऑफ 1972 or the Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment is the first United Nations declaration on the global environment। तो सबसे पहली एक मीटिंग थी ये, ठीक है। तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इसमें। एक तो 1972 में हुई थी ये मीटिंग, और दूसरा है कि सबसे पहली जो यूनाइटेड नेशन की डिक्लेरेशन थी ग्लोबल एनवायरनमेंट पे, वो भी यही थी, स्टॉकहोम डिक्लेरेशन। अब क्या इसमें एनवायरनमेंट प्रोग्राम बनाया गया? तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसमें क्या था? द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग रिस्पॉन्सेज टू एनवायरमेंटल इश्यूज विद इन द यूनाइटेड नेशन सिस्टम। कि उस यूनाइटेड नेशन में जितने भी देश आते हैं, तो उनका जो भी एनवायरनमेंट है, उसके जितने भी इश्यूज हैं, तो वो इसी के अंडर, इसी प्रोग्राम के अंडर कवर होंगे। और इसी प्रोग्राम के अंदर जो पॉलिसियां बनेंगी उन सभी देशों में वो लागू होंगी, ठीक है। तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और एनवायरमेंट, ये क्या है? इज एन एक्ट ऑफ द, ये अलग है, ये पहला है इसमें और ये दूसरा। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ये आया था 1986 में। इज एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। द एक्ट इज वाइडली कंसिडर्ड टू हैव बीन ए रिस्पॉन्स टू द भोपाल गैस लीक। और ये बना किसके रिप्लाई में था, किसके रिस्पॉन्स में? जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हो गई थी, उसके बाद में ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया, ठीक है। तो ये था आपका स्टॉकहोम डिक्लेरेशन में। छोटी छोटी दो बातें हैं बस जो आपको याद रखनी है। 1972 में आया था, फर्स्ट यूनाइटेड नेशन की डिक्लेरेशन यही है, ठीक है। फिर इसके बाद अगला आता है प्रोटोकॉल, इसमें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987। तो मॉन्ट्रियल क्या है? शहर है, ठीक है। वहां पर ये मीटिंग हुई थी और इस प्रस्ताव को पारित किया गया था, तो इसलिए इसको नाम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रख दिया गया। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी डिजाइन्ड टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर, ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट ये याद रखना है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल मतलब किस चीज को प्रोटेक्ट करता है, किस चीज की प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है? ओजोन लेयर की प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया, ठीक है। By phasing out the production of numerous substances that are responsible for ozone depletion। यानी कि जो हम ओडीएस करके आए हैं, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस पीछे पढ़ के आए हैं,
उनको एनवायरनमेंट से निकालना, फेज आउट करना, ये इस प्रोटोकॉल में डिस्कस हुआ था। ठीक है। तो डेट क्या है इसकी, कब आया था ये? 16 सितंबर 1987, 1987 में एग्री हो गए थे। ठीक है, मतलब ये प्रस्ताव पारित हो गया था, लेकिन लागू कब हुआ ये? 1 जनवरी 1989। दोनों डेट आपको याद रख। ठीक है। अब ज्यादा कुछ ना याद कर पाओ इसमें तो सिंपल, प्रोटोकॉल और डेट, ये ऐसे अपने नोट्स बना लेना। ठीक है। और अगर एक पॉइंट में चाहो तो थोड़ी सी इसकी रिमार्क्स लिख लो या फिर डिटेल लिख लो। ठीक है। यहाँ लिखा आपने, इससे पहले क्या था, स्टॉकहोम, तो ये लिख लिया 19, कब था ये? 1972। 1972 में। ठीक है, फर्स्ट डिक्लेरेशन थी। फिर आगे बना लेना मॉन्ट्रियल, ये आई है 1987 और 1989। ठीक है, पूरा ही लिखना है इसका वैसे तो, कि 16 सितंबर 1987 एग्री, 1 जनवरी 1989 फोर्स। ठीक है, लागू हो गया था। और ओजोन, या फिर सीधा लिख लो ओडीएस। ठीक है। तो इस तरह से अपना एक पेज के ऊपर सारे प्रोटोकॉल आपके आ जाएंगे और चिपका लेना हो, जाते टाइम ये पढ़ के जाना है जिस दिन एग्जाम। ठीक है। तो 16 सितंबर 1987 को ये एग्री हो गए थे, और 1 जनवरी 1989 को ये लागू हो गया था। ओजोन के प्रोटेक्शन के लिए ये बनाया गया। द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल phases the consumption and production of the different ODS, ODS यानी कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, in a stepwise manner with a different timetable for developed and developing countries। टाइम टेबल मतलब कि डेवलप जो कंट्री है, मतलब जो अभी विकसित हैं, तो उनके लिए टाइम जो है कम रखा गया है, कि आपको मान लिया 5 साल का समय दिया जाता है, जितने भी ओडीएस हैं उनको स्टेप बाय स्टेप उनकी कंजप्शन और उनकी प्रोडक्शन को कम करो। और जो डेवलपिंग है, अभी विकसित हो रहे हैं जो देश, ठीक है, विकासशील जो देश है, उनको थोड़ा सा टाइम ज्यादा दिया गया, मान लिया उनको 10 साल दिया गया। ठीक है। तो ये अलग अलग टाइम टेबल उनको दिया गया, रेफर्ड टू एज आर्टिकल 5 कंट्रीज, मतलब जो इस टाइम टेबल में जिनका नाम है कंट्रीज का, तो आर्टिकल 5 में इनका नाम लिखा हुआ है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के, तो इसलिए इनको आर्टिकल 5 कंट्रीज भी बोला गया है, जो जो उसमें नाम है। ठीक है। कुछ नहीं करना है, डेट और क्या काम। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस ये पढ़ के आए हैं, यहाँ भी मैंने दोबारा लगा दी स्लाइड ये। ठीक है। क्या क्या था ये? सीएफसी था, एचसीएफसी था, एचबीएफसी था, हेलोन्स, मिथाइल ब्रोमाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड और मिथाइल क्लोरोफॉर्म। ठीक है। तो ये आपको सारे नाम ध्यान रखने हैं। आपसे पूछ लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओडीएस, तो जब सारे नाम पता होंगे तभी ये बता पाओगे कौन सा नहीं है। सोर्सेज मैंने आपको बता दिए थे क्या क्या है इसके, रेफ्रिजरेंट्स है, जो व्हीकल्स में एयर कंडीशनर होता है, रेफ्रिजरेटर, फोम ब्लोइंग एजेंट, तो ये सारे इसमें आ जाएंगे। कंपोनेंट्स इन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, क्योंकि उसमें हीट जनरेट होगी, इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स। ठीक है। सॉल्वेंट्स फॉर क्लीनिंग, कुछ भी क्लीन साफ सफाई के लिए जो भी स्प्रे यूज किया जाता है, कोई सॉल्वेंट होते हैं तो। ठीक है। तो ये सारे क्या है, एरोसोल, फ्यूमिगेंट्स, ये सारे हम पढ़ के आए हैं पीछे। ठीक। अब एक पूछते हैं, उद्देश्य पूछ लेते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का क्या है। तो ओजोन की प्रोटेक्शन है,
ये तो उसका क्या है, गोल है। तो ये गोल उसने अचीव करना है कि ओजोन को प्रोटेक्ट करना है, और जो भी ओडीएस है उनको फेज आउट करना है। एम लेकिन क्या है इसका, उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से ये करना चाह रहा है कि जो भी CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एटमॉस्फेयर में है, उनको रिप्लेस कर देना HFC के साथ। ठीक है? ये इसका, ये क्वेश्चन आ चुका है अभी तक एक बार। ठीक है? तो PYQ है ये, एज इट इज, कि एम क्या है इसका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का, कि जो CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, उनको रिप्लेस कर देना HFC से। ये इसका उद्देश्य है। और रिप्लेस कैसे कर सकते हैं, कि जो CFC है, इनको पहले HCFC में कन्वर्ट किया जाएगा, उसके बाद HFC में कन्वर्ट हो पाएंगे। ठीक है? कुछ काम का नहीं है ये प्रोसेस, बस ये आपको ध्यान रखना है कि CFC को HFC से रिप्लेस करना है। ये एम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का। ठीक। फिर एक क्वेश्चन इसमें से बनता है सीधा हेडिंग के ऊपर, कि द मोस्ट सक्सेसफुल एग्रीमेंट कौन सा है अभी तक का एनवायरमेंट प्रोटोकॉल। तो वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ही है। ठीक है? तो Montreal Protocol is considered to be the one of the most successful environment agreement of all time because it has been ratified by all UN members। जितने भी यूनाइटेड नेशन में मेंबर्स हैं, देश आते हैं, कंट्रीज आते हैं, तो सब ने इसको रेटिफाई किया है, तो इसलिए मोस्ट सक्सेसफुल प्रोटोकॉल इसको बोला जाता है। CFC और HFC में क्या डिफरेंस है, ये हम पीछे करके आ चुके हैं। यहाँ भी रिवीजन के लिए, क्योंकि शब्द यूज हुए हैं तो यहाँ पर लगा दिया है ये, तो आप देख लेना इसको। ठीक है? ये टेबल भी हमने पीछे कर ली थी। यहाँ पर चूंकि इसका आया है संदर्भ, तो यहीं पर इसके लगा दिए मैंने, तो देख लेना आप आराम से। फिर अगला क्वेश्चन इसमें से मेन बनता है कि कितने संशोधन, कितने अमेंडमेंट्स मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में हुए। तो टोटल 9 अमेंडमेंट्स इसमें आते हैं। पहले तो इसकी संख्या ही याद करनी है कि कितने, तो 9 रिविजन, 9 अमेंडमेंट्स इसमें आते हैं। फिर एक पूछ लेता है कि सबसे लेटेस्ट कब हुआ है। ठीक है? तो सबसे पहला और सबसे लास्ट वाला है, ये थोड़ा सा देख लेना। तो 1990 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया कब, लागू कब हुआ था। ये तो संशोधन स्टार्ट हो गए 1990 में। 1989। 87 में आया। अप्लाई 89 में हुआ। 1987 में इस पे एग्री हो गए थे, और 1989 में ये लागू हो गया था। 1990 में लंदन में पहला संशोधन, 1991 नायरोबी, 92 में कोपेंहेगन, 93 में बैंकॉक, 95 वियना, 97 मॉन्ट्रियल, 98 ऑस्ट्रेलिया, 99 बीजिंग, और लास्ट नाइन्थ जो हुआ है वो 2016 में हुआ है किगैली में। तो लास्ट वाला आपको ध्यान रखना। एज ए रिजल्ट ऑफ द इंटरनेशनल एग्रीमेंट द ओजोन होल इज इन अंटार्कटिका इज स्लोली रिकवरिंग। यही इसका क्या था, गोल था, यही इसने अचीव करना था। और एज ए रिजल्ट ऑफ इंटरनेशनल एग्रीमेंट, मतलब जो ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो अंटार्कटिका में ओजोन में छेद हो गया, अब वो धीरे धीरे रिकवर कर रहा है। तो ओडीएस कर रहे थे हम, तो क्लास 1 और क्लास 2 ओडीएस, ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है? और एक शब्द आया है हमारा, डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज। तो इन दो को हम देखेंगे क्या है ये। पहले आता है क्लास 1 ओडीएस। क्लास 1 मतलब जो
हाई लेवल की। जो भी हम बोलते हैं क्लास वन ऑफिसर, क्लास टू, फिर क्लास थ्री, क्लास फोर, मतलब उनका लेवल जो है नीचे आ जाता है। और जब हम क्लास वन की बात करते हैं तो मतलब सबसे हाईएस्ट लेवल का। हाईएस्ट लेवल किसमें? ओजोन में। ओजोन को नुकसान पहुंचाने में जो सबसे ज्यादा, थोड़ी मात्रा में ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले, वो क्लास वन में आ जाएंगे। दीज आर द मोस्ट हार्मफुल ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस विद ए हाई ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल। मतलब इनमें क्षमता बहुत ज्यादा है ओजोन को डिप्लीट करने की। इसमें एग्जाम्पल पूछता है आपसे कि एग्जाम्पल कौन से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लास वन ओडीएस या फिर क्लास टू ओडीएस। तो क्लास वन में सीएफसी, हेलोन्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म और मिथाइल ब्रोमाइड। ठीक है। तो ये 6 नाम आपको इसमें, 5 नाम इसमें ध्यान रखने हैं। मोस्ट क्लास वन सब्सटेंसेज हैव ऑलरेडी बीन phased आउट बाय डेवलप्ड कंट्रीज। जो विकसित हो गए हैं देश, विकसित देश हैं जो, तो उन्होंने क्लास वन सब्सटेंसेस को ऑलरेडी फेज आउट कर दिया है। यानी कि उनकी प्रोडक्शन नहीं होती है, कहीं रॉ मटेरियल में यूज नहीं होते हैं, या फिर जो भी वो प्रोडक्ट बनाते हैं तो उनसे एमिट भी ये नहीं होते हैं। फिर आता है क्लास टू ओडीएस, कि जिनका कंपैरिजन करें अगर, थोड़ा सा निम्न स्तर के होंगे क्लास वन से, यानी कि थोड़ा सा कम नुकसान पहुंचाएंगे। लोअर ओजोन डिप्लेटिंग पोटेंशियल कंपेयर टू क्लास वन सब्सटेंसेज and were introduced as temporary replacement for class वन substances। ठीक है। रिप्लेसमेंट के तौर पर, क्योंकि ये कम नुकसान पहुंचाते थे तो इनको इंट्रोड्यूस कर दिया गया। ठीक है। और एग्जाम्पल क्या है इसका? हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, HCFC। क्योंकि इसमें था CFC, CFC को लास्ट में कन्वर्ट करना है HFC में। ठीक है। लेकिन ये टेम्परेरी रिप्लेसमेंट क्या थी बीच में? HCFC। ये हम पीछे पढ़ के भी आए। HCFC are scheduled to be completely phased out by 2030 in developed countries, with a gradual phase out plan for developing countries up to 2040। तो यही है कि HCFC को completely phase out करना है, तो डेवलपिंग कंट्रीज को टाइम दिया गया है 2030 तक का, और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको टाइम दिया गया है 2040 तक। ठीक है। अब क्या है ये डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज? पहले आता है डेवलप्ड कंट्रीज, often referred to as non-Article 5 countries। जो आर्टिकल 5 में नहीं आती, क्योंकि उन्होंने पहले ही फेज आउट कर लिया है तो उनका नाम नहीं है उसमें। ठीक है। आर दोज दैट हैव हिस्टोरिकली बीन मोर इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड हैव कंट्रीब्यूटेड मोर टू द डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर। कि जिन्होंने ज्यादा फैक्ट्रियां फैक्ट्रियां लगाई है और ओजोन के नुकसान पहुंचाने में जिन्होंने ज्यादा योगदान दिया है, तो ये डेफिनेशन है विकसित होने की। ठीक है। कि जो ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा ओजोन को वो उतना विकसित है। These countries are expected to take the lead in phasing out ODS। और अब इन्हीं के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी है कि आपने ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। ठीक है। आपने अपने देश को विकसित कर लिया है, समृद्ध हो गए हैं, तो अब ये जो ओडीएस है एनवायरनमेंट में, इनको फेज आउट करने में आप लीड करेंगे। यानी कि सबसे ज्यादा योगदान आपका ही रहेगा। एंड टिपिकली हैव स्ट्रिक्टर ऑब्लिगेशन, इनके ऊपर स्ट्रिक्ट नियम लागू होते हैं एज कंपेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज, एंड अर्लियर डेडलाइन फॉर कंप्लायंस विद द प्रोटोकॉल। की जो डेडलाइन है, कि जैसे कि हम अभी हमने देखा पीछे कि क्लास टू ओडीएस को फेज आउट करने की 2030 दी गई डेवलप्ड कंट्रीज को, और डेवलपिंग कंट्रीज को उनके कंपैरिजन में ज्यादा टाइम दिया गया। इनकी डेडलाइन क्या है पहले की। फिर इसके बाद आता है डेवलपिंग कंट्रीज। इनको आर्टिकल 5 कंट्रीज भी बोलते हैं। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का आर्टिकल 5 था उसमें इनके नाम है
generally have less stringent obligation and later deadlines for phasing out ODS. ये देख ही लिया है हमने. This recognition acknowledges that these countries may have different economic capacities and priorities, and therefore they are given more time and flexibility to comply with the protocol while still working towards the overall goal of protecting the ozone layer. ठीक है, यही चीज है सेम, कि इनको टाइम ज्यादा दिया गया है. ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है थोड़ी सी रूल्स में, ताकि ये थोड़ा सा जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को फेज आउट करने का जो ये प्रोग्राम चला है, इसमें थोड़ा सा अपना योगदान दे सकें और खुद का भी विकास थोड़ा सा कर सकें. तो ये था आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. इसमें काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके, जो मेन मेन पॉइंट्स वो सारे नोट कर लेना. इसके बाद अगला प्रोटोकॉल आता है रियो एंड रियो प्लस समिट. तो रियो शहर में ये समिट हुआ था, ये सम्मेलन हुआ था, तो इसलिए इसको नाम रियो समिट रखा है. ठीक है, और प्लस का क्या मतलब है ये हम आगे देखेंगे. पहले आता है रियो समिट. तो कब हुआ था ये? द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट. ये बड़े बड़े नाम आपको दिखेंगे. आपको जितना मैंने बताया है उतना ही आप याद कर लेंगे, उतना सफिशियंट. जो जो मेन 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 पॉइंट्स में मार्क कर रहा हूँ साथ साथ, वो सारे याद रखें. इसी का दूसरा नाम अर्थ समिट भी था. ये रियो डी जेनेरियो, जो ब्राजील में एक शहर है, वहां पर ये समिट हुआ था. 3 से 14 जून तक ये चला था 1992 में. कितने दिन हो गए? ठीक है, काउंट कर लेना अपने कितने दिन हो गए. तो 3 जून 1992 को ये शुरू हुआ था. 14 जून 1992 तक ये चला था. Earth Summit concluded that the concept of sustainable development was an attainable goal for all the people of the world. सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये इसमें मेन. जैसे कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में हमने देखा है कि ओजोन की प्रोटेक्शन के लिए जो ओडीएस है उनको फेज आउट करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया है. तो रियो समिट सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए. ठीक है, मतलब वो डेवलपमेंट जो सस्टेन कर सके. ऐसा ना हो कि हमें बैकआउट करना पड़े उस डेवलपमेंट से, कि नुकसान इतना कर दे वो चीज. जैसे हमने क्लास 1 ओडीएस पहले यूज किए थे, तो उनसे हमें बैकआउट करना पड़ा क्योंकि उन्होंने ओजोन लेयर को ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया. तो ऐसी डेवलपमेंट जो सस्टेन कर सके, उसके ऊपर फोकस रियो समिट में किया गया. द रियो समिट प्रोड्यूस्ड कन्वेंशन डीलिंग विद क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी एंड फॉरेस्ट्री, एंड रिकमेंडेड ए लिस्ट ऑफ डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस कॉल्ड एजेंडा 21. तो ये ध्यान रखना है कि एजेंडा 21 किससे संबंधित है. मतलब एक 21 एजेंडा उन्होंने अपने सेट किए, एक पेज के ऊपर 21 पॉइंट्स लिख दिए, और वही रियो समिट की फाइनल आउटकम थी. ठीक है, कि जैसे हम कोई मीटिंग होती है तो माइनट्स ऑफ मीटिंग लिखते हैं, तो ऐसे ही इन्होंने पूरे अपने समिट को 21 जो है लाइनों में दिखा दिया, और हर एक लाइन एक एजेंडा को रिप्रेजेंट करती है. तो एजेंडा 21 रियो समिट सस्टेनेबल डेवलपमेंट. अचीवमेंट्स क्या थी रियो समिट की? पहली थी द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज. ये क्लाइमेट चेंज के ऊपर हुई. कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, कन्वेंशन ऑन डिक्लेरेशन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट. ठीक है, तो ये 3 इसकी ग्रेट अचीवमेंट्स थी. काफी सारी थी लेकिन 3 इसकी ये मेन. यूएनएफसीसीसी, और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, और फॉरेस्ट मैनेजमेंट. तो ये पूछ सकता है आपसे, 3 नाम आपके दिए होंगे और एक नाम कुछ अलग से लिखा होगा. आपसे पूछ लेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अचीवमेंट ऑफ अर्थ समिट, या फिर स्लैश दूसरा
क्वेश्चन बन जाएगा, अर्थ समिट ना लिख के रियो समिट वहां पर लिख देगा। तो ये तीन नाम आपको ध्यान रखना। इसके बाद आता है रियो प्लस समिट। अब प्लस में क्या ऐड हो गया है इसमें? जो रियो समिट का जो रियो समिट का गोल था, एम था, वो क्या था? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब इसमें जो गोल है उसमें कुछ ऐड हो गया है, कुछ प्लस हो गया है। ठीक है। और जो कंट्रीज थी वो भी प्लस हो गई। तो उन दोनों के हिसाब से इसका नाम रियो प्लस सबमिट किया गया। द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, UNCSD, also known as रियो 2012, रियो प्लस 20 और अर्थ समिट 2012। ठीक है। क्योंकि इससे पहले वाला रियो समिट कब हुआ था? दो 1992 में। और ये हुआ है 2012 में। Was the International Conference on Sustainable Development aimed at reconciling the economic and environmental goals of the global community? कि जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगी, मतलब वो किसको किस चीज को ध्यान में रख के होगी? इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल गोल्स जो भी ग्लोबल कम्युनिटी के हैं उसको ध्यान में रखकर वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगी। So it was a 20-year follow-up to the 1992 United Nations Conference on Environment and Development held in the same city। तो उसी शहर में ये हुआ था, रियो शहर में ही पहले हुआ था। रियो शहर में ही 20 साल के बाद ये दोबारा कॉन्फ्रेंस रखी गई। ठीक है। तो ये है रियो प्लस समिट। अब जो हमने इसके गोल किए, सॉरी अचीवमेंट किए हैं, कि कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, UNFCCC और फॉरेस्ट मैनेजमेंट, तो उसमें से पहला हम देखेंगे क्या आता है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। कन्वेंशन क्या होता है कि जैसे संगोष्ठियां होती हैं, ठीक है, बैठक होती है, तो वैसे कन्वेंशन कन्वेंशन उनको बोलते हैं। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के ऊपर एक कन्वेंशन हुई, इसका शॉर्ट में CBD भी बोलते हैं, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो ये भी एक इंटरनेशनल ट्रीटी है एम्ड एट कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी। तो इसके नाम में ही है कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के ऊपर कन्वेंशन हुई है, तो इसी को कंजर्व करने के लिए, इसी की रक्षा करने के लिए कन्वेंशन हुई होगी। एंड प्रोमोटिंग सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। तो ये जो इनका एम है, ये हुई क्यों है, क्या टॉपिक था इनकी मीटिंग होने का, तो डिस्कशन वाला टॉपिक भी आपको याद रखना है। किसके ऊपर बातचीत की इन्होंने इकट्ठा होकर? It was adopted at the Rio Earth Summit in 1992 and came into force in 1993। तो जो अर्थ समिट हुआ था वहां पर इसको, जो एजेंडा थे, 21 एजेंडा थे, ठीक है, उसमें से एक एजेंडा इसको मान सकते हो, और अडॉप्ट 1992 में ही इसको कर लिया गया था। लेकिन लागू हुआ था ये लगभग एक साल के बाद 1993 में। CBD सेक्रेटरीट इज लोकेटेड इन मॉन्ट्रियल, कनाडा। मॉन्ट्रियल एक कनाडा में एक शहर है, तो वहां पर इसका जो मुख्यालय है वो स्थित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1987। 1989 में वो लागू हो गया था। 9 इसमें संशोधन हुए थे। ठीक है। तो ये चीजें साथ के साथ रिवाइज करते चलो कि मॉन्ट्रियल नाम आया है तो पीछे हम क्या पढ़ के आए। तो अभी ये सारी चीजें याद हो जाएंगी आपको। कि ऑब्जेक्टिव क्या थे इसके, कि बायोडाइवर्सिटी के ऊपर है, तो यही इसके की ऑब्जेक्टिव होंगे कि बायोडाइवर्सिटी की रक्षा करनी है। जो भी बायोडाइवर्सिटी में जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका थोड़ा सा ध्यान रख के ही यूज करना है और शेयर करनी है चीजें।
जितनी भी शेयर कर सकते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, प्रोटेक्टिंग इकोसिस्टम स्पीसीज, genetic diversity, sustainable use of biodiversity, ensuring that natural resources are used without causing long-term harm, fair and equitable sharing of benefits, ensuring that countries and communities that provide genetic resources benefit from their use। तो ये इसके क्या है कि ऑब्जेक्टिव आसान से है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर आता है सीओपी इन सीबीडी। तो सीओपी क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सीबीडी, सीओपी स्टैंड फॉर कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। मतलब जब भी हम बात करते हैं सीबीडी की, तब सीओपी की ये फुल फॉर्म होगी। सीओपी की और जगह कोई और फुल फॉर्म भी हो सकती है। इट इज द गवर्निंग बॉडी ऑफ द सीबीडी। सीबीडी को का जो संचालन करती है, तो उसका नाम सीओपी है। वेयर रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम मेंबर कंट्रीज meet to review progress, set new targets, and make decisions about biodiversity conservation। ठीक है कि मान लिया सीबीडी आपकी कब हुई थी? 1992 में एक्सेप्ट कर ली गई थी ये। 1993 में लागू हो गई थी। फिर 93 के बाद मान लिया 94 में दोबारा से एक कॉन्फ्रेंस हुई, जिसको सीओपी बोला गया। उन्होंने देखा कि एक साल में आपने क्या अचीवमेंट की है, कितनी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर लिया, ठीक है, या फिर कितने रिसोर्सेज को आप लिमिट कर रहे हैं यूज करने में, ताकि वो खुद को रिप्लेस भी करते रहे। जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं, उनको आप थोड़ा सा जितनी स्पीड से यूज करेंगे, तो बनने का प्रोसेस अगर स्लो हो तो वो जल्दी खत्म हो जाएंगे, फिर बनेगा भी नहीं। और जितना उसका खुद को रिकवर करने की जो स्पीड है, उसी हिसाब से आप उनको यूज कर रहे हैं। जितना आप यूज करोगे उतना बनता जाएगा, तो वो कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है। तो ये उसमें रिव्यू किया गया, और अगर कोई टारगेट अचीव हो गया है, छोटा टारगेट उन्होंने लिया था, तो उससे बड़ा टारगेट, नया टारगेट सेट किया गया और डिसीजन लिए गए। की फैक्ट्स क्या है? इसमें से क्वेश्चन कई बार आ जाता है। पहला है, पहला क्वेश्चन आता है इसमें से कि फर्स्ट सीओपी या फिर सीओपी वन कब हुई थी? तो 1993 में क्या हुआ था? लागू हो गया था सीबीडी। तो एक साल के बाद सीओ पहली मीटिंग की गई कि एक साल में आपने क्या प्रोग्रेस अभी तक कर ली। हुई कहाँ पे थी? नसाउ शहर में, जो बहामास में है। ठीक है। ये सारे तीन चार चीज आपको याद रख। सीओपी वन 1994, नसाउ, बहामास। सीओपी मीटिंग्स यूजुअली टेक्स प्लेस एवरी 2 इयर्स। तो ये भी क्वेश्चन पीवाईक्यू है आपका, कि जो सीओपी मीटिंग्स है वो कितने साल के बाद होती रहती? तो लगभग 2 साल के। पहली हुई थी मान लिया एक साल बाद ही, और अगर 1992 में एक्सेप्ट कर लिया गया था ये, तो उसके बाद तो 2 साल में ही 1994 में हुई है। आप ऐसे भी इसको याद कर सकते। Decisions made at COP shape global biodiversity policies, including protected areas, genetic resources, and sustainable use of biodiversity। वही सारे हैं जो पॉइंट्स हम सीबीडी में करके आए। ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स इसमें आपको ध्यान रखना। पहली कब हुई थी, और अगले सालों में कितने गैप के बाद दोबारा मीटिंग होती है। फिर इसके बाद आ जाता है कि जो भी सीओपी हुई है अभी तक, तो उनमें कौन सी ऐसी सीओपी है जिसमें थोड़ी सी उनको मेजर कोई अचीवमेंट मिली है। ठीक है। मतलब मेजर कुछ उन्होंने अचीव किया है, ऐसा रिव्यू करने में उनकी फाइंडिंग्स निकली। तो पहला है सीओपी 5, जो कि 2000 में हुई थी, कार्टेजिना कोलंबिया में। रेगुलेट्स द मूवमेंट ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड organisms to prevent risks
टू बायोडाइवर्सिटी एंड ह्यूमन की जो 2000 में मीटिंग हुई थी, ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, पांचवी। तो उसमें इन्होंने रिव्यू किया, सारी रिपोर्ट्स देखी। तो इन्होंने देखा कि जो भी जीएमओ है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी मूवमेंट को इन्होंने रेगुलेट कर लिया है। यानी कि आर्बिट्रेरी नहीं है, कुछ भी भाग रहा है इधर उधर। ठीक है, इनके कंट्रोल में है। एटलीस्ट रिपोर्ट में ये था। ठीक है, एक्चुअल में क्या था वो आपको कंसर्न नहीं है। जो रिपोर्ट थी उसमें ये था कि इन्होंने जीएमओ को क्या कर लिया है, मूवमेंट को रेगुलेट कर लिया है, जिससे कि बायोडाइवर्सिटी और ह्यूमन हेल्थ के ऊपर रिस्क जो है वो कम हो सके। फिर इसके बाद अगली जो सीओपी जिसमें इन्होंने अगली अचीवमेंट ली थी, वो थी सीओपी 10। 10 2010 में हुई थी, क्योंकि दो दो साल के गैप पे होती है ये। तो नगोया जापान में हुई थी। एडॉप्शन ऑफ द नगोया प्रोटोकॉल एंड एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। ठीक है, तो ये प्रोटोकॉल एक माइलस्टोन था सीओपी 10 का, कि बातचीत करते रहे, फिर नए टारगेट बनाए, नए रोल्स बनाए, और उन नए रोल्स को इन्होंने नाम दे दिया नगोया प्रोटोकॉल, क्योंकि उस शहर में ये मीटिंग हुई। फिर अगला है सीओपी 15। 5 10 15 आप ऐसे याद कर सकते हो इसको, मेजर माइलस्टोन। तो 2022 में ये हुई थी, मॉन्ट्रियल कनाडा में। अडॉप्शन ऑफ द कन्मिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। तो ये आपको ध्यान रखना है। इंक्लूडिंग द 30 by 30 टारगेट प्रोटेक्टिंग 30% ऑफ लैंड एंड ओशियन बाय 2030। पहले 30 का मतलब है कि 30% प्रोटेक्ट करना है, अगले 30 का मतलब है 2030 तक करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ चुका है। तो ये कब हुआ था 30 by 30 टारगेट? किस सीओपी में सेट हुआ? सीओपी 15 में हुआ। सीओपी 15 में और क्या हुआ? कन्मिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, इसको अडॉप्ट किया गया। ठीक है, 30 by 30 टारगेट है क्या? ठीक है, सबसे कॉम जो मेन क्वेश्चन है ये बन सकता है आपके में, क्योंकि थोड़ा सा इजी क्वेश्चन यही है कि 30 by 30 टारगेट का मतलब क्या है, कि प्रोटेक्टिंग 30% ऑफ लैंड एंड ओशियन बाय 2030। तो ये है आपके मेजर माइलस्टोन सीओपी के। इसके बाद अगला एनवायरनमेंट प्रोटोकॉल आता है यूएन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज 1992 में। तो क्या है ये? द यूएन एफसीसीसी proposed in 1992। ठीक है, 1992 में जो क्या हुआ था 1992 में? रियो समिट। तो रियो समिट की अचीवमेंट हम कर रहे हैं। पहला था सीबीडी, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, और दूसरा आता है अब द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, proposed in 1992 and entered into force in 21 March 1994. To prevent dangerous human interference with climate system is the ultimate aim of the UNFCCC. तो डेंजरस ह्यूमन इंटरफेरेंस जो है, जो हम इंटरफेयर कर रहे हैं क्लाइमेट सिस्टम के साथ, तो उसको उसके ऊपर इसमें चर्चा की गई। ठीक है, क्या चर्चा की गई? तो दो प्रोटोकॉल इसमें आए, दो एग्रीमेंट, या फिर दो, मान सकते हो दो तरह से इन्होंने बातचीत की। पहला आता है इसमें कायोटो प्रोटोकॉल। दोनों इसी में आते हैं, यूएन एफसीसीसी में। कायोटो प्रोटोकॉल was an international treaty that extended the 1992 UNFCCC that commits state parties to reduce greenhouse gas emission। कि ग्रीन हाउस गैस को क्या किया जाए, उनकी एमिशन को कम किया जाए। यही क्वेश्चन इसमें से बनता है, पहला क्वेश्चन, कि कायोटो प्रोटोकॉल है किसके लिए?
जो ग्रीन हाउस गैसेज एमिट हो रही हैं उनको रिड्यूस करने के लिए बनाया। अडॉप्ट किया गया ये 11 दिसंबर 1997 को। ठीक है। और थोड़ा थोड़ा इसमें काट छाट होती रही और फाइनली ये लागू हो गया, एंटर्ड इनटू फोर्स ऑन 16 फरवरी 2005। तो ये दो डेट और क्या इसका एम था, क्या इसका उद्देश्य था, ये तीन चीजें काइटो प्रोटोकॉल में आपको ध्यान रखनी। फिर ये आपका पीवाईक्यू भी है कि पेरिस एग्रीमेंट कब आया था। ठीक है। तो इसमें से सिंपल डेट ही आपकी पूछी है। तो ऑफन रेफर्ड टू एज द पेरिस अकॉर्ड्स और द पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड। तो दूसरा नाम भी है इसका ये। ऐसा नहीं है कि अगली बार पेरिस अकॉर्ड करके आ जाए तो आप सोचने लग जाओ कि ये क्या आ गया है, तो पेरिस एग्रीमेंट पढ़ा था। ठीक है, तो एक ही चीज नहीं। तो इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन क्लाइमेट चेंज अडॉप्टेड ऑन 12 दिसंबर 2015। यही आपका उसमें ऑप्शन था जो क्वेश्चन आया था। तो ऐसा नहीं है कि जब ये लागू हुआ वही डेट आपसे पूछते हैं। जिस दिन अडॉप्ट हुआ वो डेट आपसे अब की बार पूछ रखी थी, क्योंकि ऑप्शन में 4 नवंबर 2016 था ही नहीं। Its overarching goal is to hold the increase in the global average temperature to well below 2 degrees Celsius above pre-industrial level। प्री इंडस्ट्रियल लेवल कौन सा होता है कि जब भी मान लिया फैक्ट्रीज लगना शुरू नहीं हुई थी। ठीक है। तो उस टाइम पे जो टेम्परेचर था, तो उससे 2 डिग्री नीचे आज के टेम्परेचर को लेके आना, ये इसका क्या है, गोल। एंड परस्यू एफर्ट्स टू लिमिट द टेम्परेचर इंक्रीज टू 1.5 डिग्री सेल्सियस अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल। ठीक है। जो इसका प्राइमरी गोल है वो है कि 2 डिग्री प्री इंडस्ट्रियल लेवल से नीचे लेके आना। ठीक है। लेकिन ये एफर्ट कर रहे हैं अभी कि कम से कम पहला गोल, मतलब पहुंचना वहां पर है इनको कि मान लिया कि कोई फैक्ट्री लगने से पहले जो इसका प्री इंडस्ट्रियल लेवल था वो मान लिया था 37 डिग्री सेल्सियस। तो इनका टारगेट है कि हमें एवरेज टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस लेके आना। प्री इंडस्ट्रियल से 2 डिग्री कम का हमारा उद्देश्य है कि यहाँ तक हमें पहुंचना है। लेकिन अभी शुरुआत में क्या है इनका कि 1.5 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि 38.5 डिग्री सेल्सियस, कि 1.5 डिग्री सेल्सियस अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल, कि इससे ज्यादा टेम्परेचर ना होने पाए। कि 35 तक हम जब पहुंचेंगे पहुंचेंगे, लेकिन 38.5 से ज्यादा टेम्परेचर ना होने पाए। ये इनका प्राइमरी गोल है, पहुंचना इन 35 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, ये इसका मतलब। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन जाता है, तो ध्यान रखनी है ये चीज। टू लिमिट ग्लोबल वार्मिंग टू 1.5 डिग्री सेल्सियस, ग्रीन हाउस गैस एमिशन must peak before 2025 at the latest and decline 45% by 2030। कि जो 2025 तक क्या करना है कि जितना यूज कर सकते हैं उतना कर लो, उसके बाद डिक्लाइन करना है 45% 2030 तक। फिर आता है सीओपीज, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो हुई है यूएनएफसीसी में। तो सीओपीज आर convened under the National United Nations Framework Convention on Climate Change, a multilateral treaty adopted in 1992। यही सेम लाइन हम पीछे भी पढ़ के आए हैं। द मीटिंग सर्व एज द फॉर्मल मीटिंग ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। काइटो प्रोटोकॉल इज अडोप्टेड इन COP3। इस पूरी स्लाइड से अभी तक ये पॉइंट आपको याद करना है बस, कि काइटो प्रोटोकॉल COP3 में हुआ था। ठीक है, बस एक ही पॉइंट है याद करने का। फिर अगला आता है इसमें GHG इन काइटो प्रोटोकॉल। GHG क्या है, जो हम अभी ऊपर करके आए हैं, क्या है GHG।
अरे ना। ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैस। ठीक है। तो GHG काइटो प्रोटोकॉल का यही उद्देश्य है कि ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को रिड्यूस करना है। तो ये गैसेस हैं जो काइटो प्रोटोकॉल कवर करता है, मतलब इनकी एमिशन को कम करना इसका उद्देश्य है। अगर कोई और भी गैसेज आती है तो इसके अलावा उनका उद्देश्य नहीं काइटो प्रोटोकॉल। ठीक है। अगर सारी कवर हो गई है तो यही इसका उद्देश्य है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, परफ्लोरोकार्बन्स एंड सल्फर हेक्साफ्लोराइड। The protocol called for reducing the emission of six greenhouse gases, तो 6 गैसेज ये कवर करता है, इन 41 प्लस कंट्रीज प्लस द यूरोपियन यूनियन, टू 5.2% बिलो 1990 लेवल। ये भी आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने अपना टारगेट क्या लिया है, कि जो 1990 में ग्रीन हाउस गैसेज का लेवल था उससे 5.2% इनको बिलो टारगेट आज के समय पर लेके आना है। तो ये इनका उद्देश्य है। ठीक है। तो इसके कमिटमेंट पीरियड चले हैं कि जब जब इन्होंने कमिटमेंट करी है कि हम ऐसा कर देंगे वो कर देंगे। ठीक है। तो दो इसमें कमिटमेंट पीरियड आते हैं जिनको दोहा अमेंडमेंट से बोला गया है। कि टाइम पूछ लेते हैं इसमें कि फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड कब था, 2008 से 2012, और सेकंड था 2013 से 2020। तो इस समय इसमें ध्यान रख लेगा कि उन्होंने कमिटमेंट करी कि 2008 में मान लिया कमिटमेंट की कि 2012 तक हम ये कर देंगे, नहीं हुआ। फिर 2013 में एक और कमिटमेंट कर दी कि 2020 तक हम ये कर देंगे, वो भी नहीं हुआ। ठीक है। तो वो इसका मतलब। तो ये हो गया है आपका UNFCCC। इसमें दो चीजें हमने की, पैरिस प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट। ये है आपका वो क्वेश्चन जो अभी जून 2025 में आया था। व्हेन वाज पेरिस एग्रीमेंट अडॉप्टेड। तो अब बिना ऑप्शन के आप कोशिश कीजिए इसको याद करने की कि क्या डेट करके आए। हाँ जी केशव। 12 दिसंबर 2015। तो, तो सीधा सीधा सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है। इसी टाइप के आसान क्वेश्चन इस पूरे एनवायरमेंट प्रोटोकॉल में बनेंगे। ठीक है। और इस बार तो दो क्वेश्चन इस बार आए हुए हैं अकेले इस टॉपिक से। यूनिट की बात भी नहीं कर रहा हूँ, इस टॉपिक से दो क्वेश्चन आए हुए हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या था कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स कितने हैं, जो अभी आगे हम करेंगे। ठीक है। और दूसरा ये था कि व्हेन वाज पेरिस एग्रीमेंट अडॉप्टेड। तो इतने आसान क्वेश्चन दो इस टॉपिक से आ गए हैं, तो समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक ये। एनवायरनमेंट के ऊपर अभी डिस्कशन चल ही रहा है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन इस बार भी दो कम से कम आने की संभावना है। तो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज अगला है हमारा। तो क्या है ये कि नेशनल यानी कि नेशनल लेवल पर एक्शन प्लान यानी कि कुछ एक्शन लेना है उनको। किसके ऊपर एक्शन लेना है, जो अभी क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके ऊपर एक्शन लेना है। तो NAPCC इज द इंडिया स्ट्रेटेजीज टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज व्हाइल प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक हम पीछे करके आए हैं, और इंडिया की अगर बात करें तो वो आती है NAPCC में। लॉन्च हुई की गई है 2008 में। और लॉन्च किसने किया है इसको, सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। की ऑब्जेक्टिव क्या थे इसके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना, जो एनर्जी एफिशिएंसी है उसको एनहांस करना, और रिन्यूएबल एनर्जी को अडॉप्ट करना, स्ट्रेंथन करना इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी को एंड रेजिलियंस टू।
climate impacts, encourage research, awareness and capacity building। तो यही इसके क्या थे की ऑब्जेक्टिव थे। कुछ ऐसा खास है नहीं इसमें, सिंपल से है। तो थोड़ा सा एक बार रीड कर लेंगे तो आपको ध्यान देंगे कि ये पॉइंट इसमें कवर हो जाते हैं। वैसे तो एनएपीसीसी का नाम से ही आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाना चाहिए कि इसमें क्या क्या चीजें आएंगी। तो क्वेश्चन कहाँ से आता है इसमें? पहला क्वेश्चन तो यही पूछेंगे कि 2008 में इसको लॉन्च किया गया था, किसने लॉन्च किया था। ये क्वेश्चन बने हैं अभी तक। फिर पूछता है कि इसमें कितने मिशन है। तो इसमें 8 मिशन। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है इसमें कि मिशंस कितने कवर होते हैं एनएपीसीसी के अंदर। मैक्सिमम चांसेस भी इसी के हैं, क्योंकि जब इसने एमडीजी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स का पूछा था तो उसने संख्या पूछ ली बस, उसमें ये पूछा ही नहीं कि उन कौन सा गोल में क्या है। तो इसमें भी आपको संख्या याद होनी चाहिए। तो 8 मिशन है इसमें। पहला आता है एनएसएम, नेशनल सोलर मिशन। तो इनके नाम भी आपको 8 में याद होनी चाहिए। सीक्वेंस याद ना हो कोई बात नहीं, लेकिन नाम याद होनी चाहिए। आपसे पूछ लेगा दूसरा क्वेश्चन, थोड़ा सा मुश्किल करना होगा तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 8 मिशन अंडर एनएपीसीसी। तो 3 ऑप्शन तो इन्हीं में से मिल जाएंगे, एक कुछ और लिखा होगा लेकिन लगेगा मिशन ही वो भी। एनएसएम नेशनल सोलर मिशन, एनएम ट्रिपल ई नेशनल मिशन फॉर एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी। जो हमने इसके ऑब्जेक्टिव किए हैं उन्हीं के ऊपर बनाए गए हैं। नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, ये पढ़ लेना, सिंपल सी चीज है। ठीक है, क्या इसमें नेशनल वाटर मिशन, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, नेशनल मिशन फॉर ए ग्रीन इंडिया, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। तो ये सारे के सारे क्या, 8 मिशन आते हैं। ठीक है। तो ये था आपका एनएपीसीसी। इसके बाद आता है आपका मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, एमडीजी। तो 2000 में आए थे ये। ठीक है। तो पहले तो इसकी संख्या पूछ ली गई थी इस बार आपसे, अगर ध्यान है तो क्वेश्चन 2 जून 2025 में। हाउ मैनी मिलियन, हाउ मैनी आर दी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। तो सीधा सीधा उसका 8 आंसर था और कुछ भी उसमें नहीं करना। ठीक है, लेकिन हो सकता है इस बार वो सिंपल क्वेश्चन ना पूछे। तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स वर 8 international development goals for the year 2015 that had been established following the Millennium Summit of the United Nations in 2000। तो 2000 में एक मिलेनियम समिट हुआ था, वहां पर इन गोल्स को सेट किया गया था, जो कि 2012 में, मतलब समिट हुआ था मिलेनियम 2000 में, और ये गोल्स सेट किए गए थे 2015 में। 15 में ये 8 गोल्स जो हैं सिलेक्ट कर लिए गए थे। तो 8 गोल है इसमें और टोटल 21 टारगेट। इस बार गोल पूछ लिया है, एमडीजी में कितने गोल हैं, 8 थे। हो सकता है अगली बार टारगेट पूछ ले कि एमडीजी के टारगेट कितने हैं, तो 21 है। तो इतनी सिंपल क्वेश्चन तो आपको याद होने ही चाहिए, ये गलत नहीं होने चाहिए क्वेश्चन। हाँ, इसमें से कोई क्वेश्चन आ जाए और गलत हो जाए तो वो चीज थोड़ी सी एक्सेप्टेबल है। ठीक है, क्योंकि 8 चीजें हैं ये, और 8 सीक्वेंस में आपको याद करनी है। सीक्वेंस में ना भी करो, ऊपर नीचे करो, लेकिन संख्या वही याद करनी है कि पहला गोल क्या है इसका। ये 8 गोल है। तो पहला गोल है इसमें इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर। पहला था कि जो गरीबी है और भुखमरी है उसको इरेडिकेट करना, उसको खत्म करना। तो ये पहला गोल है, गोल नंबर 1 है ये। गोल नंबर 2 क्या है? ठीक है, आप ऐसे नहीं कह सकते कि इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर को 6 नंबर पर रख दो, नहीं। ये पहला गोल है तो पहले पर ही रहेगा। फिर दूसरा है इसमें अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। ये जो प्राइमरी एजुकेशन है, 5वीं कक्षा तक, तो वो यूनिवर्सल हो सभी की। तो ये दूसरा है। ठीक है।
तीसरा है प्रमोट जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावर वुमेन, नारी सशक्तिकरण के ऊपर तीसरा गोल। रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी, कि बच्चों की जो 5 साल से कम के बच्चे हैं तो उनकी डायरिया से निमोनिया से डेथ हो जाती है, तो उसको रिड्यूस करना, ये चौथा गोल है इसका। पांचवा है जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट करना, इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ। छह है जो भी एसटीडीज हैं, ठीक है, या फिर जो वेक्टर बोर्न डिजीज हैं, तो उनको क्या करना, उनसे लड़ना, कॉम्बैट HIV, एड्स, मलेरिया एंड अदर डिजीज। फिर 7 नंबर का गोल है इंश्योर एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी। 8 नंबर पे आता है ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट, कि मतलब ग्लोबली देशों से संधि करना और साथ मिलकर प्रयास करना, किसके लिए, डेवलपमेंट के लिए। तो ये 8 गोल्स हैं और याद करने हैं, आठों के आठ। फिर इसके बाद आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो 2016 में क्या हुए थे ये, लागू हुए थे। सस्टेन ऑन 1 जनवरी, 1 जनवरी 2016, the Sustainable Development Goals were adopted by world leaders in September 2015। क्या अडॉप्ट कर लिया गया था सितंबर 2015 में, और लागू हो गए थे 1 जनवरी 2016। दोनों डेट आपको याद करनी है। एट ए हिस्टोरिक यूएन समिट एम्ड एट ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड, हमारी दुनिया को बदलने की इच्छा से ये मीटिंग हुई थी और ये गोल्स डिसाइड किए गए थे। They are a call to action to end poverty and inequality, protect the planet, and ensure that all people enjoy health, justice, and prosperity by 2030। इसने टारगेट क्या रखा है SDG ने, तो 2030 का रखा है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 2030 का टारगेट रखा है इसने, इसीलिए इसको एजेंडा 2030 भी बोलते हैं। और इसमें क्या है, 17 गोल है, ये संख्या आपको ध्यान रखनी है। और टारगेट की संख्या इसमें ध्यान, MDG के भी, SDG के भी, दोनों के आपको गोल्स की संख्या, और MDG के तो गोल्स के नाम भी, 8 के 8। 17 के नाम ना याद करो तो चल जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। इसकी संख्या याद करो कि 17 गोल है, 169 टारगेट है। एजेंडा 2030 भी इसको बोला जाता है। 2015 में सितंबर में इसको अडॉप्ट किया गया था, 1 जनवरी 2016 को ये लागू हो गया था। ये इसके 17 जो हैं गोल्स हैं, अगर याद कर सकते हो तो कर लेना, ठीक है। बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन अगर आया तब इसमें से पूछेगा कि SDG 8 कौन सा है, या फिर लाइफ ऑन लैंड, ये कौन सा SDG, जेंडर इक्वलिटी, ये कौन सा SDG, SDG 4 क्या है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन, मतलब बहुत अच्छे क्वेश्चन की कैटेगरी में वो जाएगा। याद करना चाहो तो कर सकते हो, और ज्यादा बर्डन लगे तो जितना ऊपर तक का है वो आपको करना है, ठीक है। तो ये इनके साइन है और 17 गोल्स हैं। इसके बाद आता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। जो उसमें से SDG में से ना समझ में आए, अगर कोई याद करे तो फिर वो आप पूछ लेना कि इसका मतलब क्या है। अब आता है अगला, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ISC। तो यानी कि ये भी एक क्या है, संधि है। हाँ जी रीना। गुरुजी इनके साइन भी पूछ सकते हैं क्या? नहीं, साइन नहीं पूछे, वो बहुत एडवांस क्वेश्चन हो जाएगा वो, स्पेशली जो एनवायरनमेंट में जो PG करते हैं या फिर PhD करते हैं उनके लिए। आपके लेवल पे साइन नहीं पूछेगा।
तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस आईएसए, तो ये क्या है? इज एन अलायंस फॉर ऑफ मोर देन 120 सिग्नेटरी कंट्रीज, मोस्ट बीइंग सनशाइन कंट्रीज। तो सोलर यानी कि सन से संबंधित है, तो इसलिए इनको सनशाइन कंट्रीज बोला गया है। The primary objective of the alliance is to work for the efficient consumption of solar energy to reduce dependence on fossil fuels। ये जो सोलर एनर्जी, सूर्य की किरणें पर जो रोशनी हम बनाते हैं या फिर जो एनर्जी जनरेट करते हैं, तो उसका कंजप्शन को एफिशिएंट किया जाए और फॉसिल फ्यूल के ऊपर जो डिपेंडेंस है हमारी, उसको थोड़ा सा कम किया जाए। ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस का क्या है? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। This initiative was first proposed by Indian Prime Minister Narendra Modi in a speech in November 2015। पूछ लेते हैं इनकी कि किसने पहली बार प्रपोज किया है इसको और कब किया है और कहाँ पर किया है। तो वेम्बले स्टेडियम विच केम इनटू फोर्स ऑन द 6 दिसंबर 2017। तो चार पॉइंट्स आ गए आपके याद करने के। फर्स्ट प्रपोज किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने। कब किया है? नवंबर 2015 में किया। कहाँ पर किया है? वेम्बले स्टेडियम में किया। फोर्थ में कब आया ये? 6 दिसंबर 2017। ठीक है। तो आईएसए का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये हरियाणा में, इंडिया। तो ये भी अगला क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट। अब इसका मिशन क्या है और विजन क्या है? तो विजन मतलब क्या ये देखता है, और मिशन जो इसने अपना एक लक्ष्य निर्धारित किया है। तो इसके लिए इन्होंने दोनों, विजन के लिए भी एक टैगलाइन दी है और मिशन के लिए भी एक टैगलाइन इन्होंने दी। विजन के लिए दिया है इन्होंने, लेट अस टुगेदर मेक द सन ब्राइटर। ये इनका विजन है। ठीक है। मिशन इन्होंने बोला है, एवरी होम हाउ फार अवे विल हैव ए लाइट एट होम। कि कोई भी घर चाहे कितनी भी दूर हो, उस घर में रोशनी हो। ये उनका मिशन है। ठीक है। अब अगला आता है आईएसए इन सीओपी। आईएसए was launched by India and France in 2015 during COP 20। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि किस किसने इसको लॉन्च किया है। तो इंडिया और फ्रांस ने इसको लॉन्च किया है 2015 में आईएसए को, और COP 21 में किया है। तो इंडिया में तो कौन करेगा? 2015 में कौन थे? नरेंद्र मोदी थे। और फ्रांस में तो उस टाइम के 2015 में जो फ्रांस के प्रेसिडेंट थे, फ्रेंकोइस होलैंड, jointly laid the foundation stone of the ISA headquarters in 2016 in Vienna। तो इन दोनों ने ही किया था। ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी होगी? हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। ठीक है। और इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है। और फ्रेंच फ्रांस की लैंग्वेज। तो तीनों इसमें इंक्लूड की गई, हमारी भी, फ्रांस की भी, और जो ग्लोबली एक्सेप्टेड है वो भी। विजन और मिशन वही है जो अभी हम ऊपर करके आए हैं। तो ये था आईएसए इन सीओपी। अब एक शब्द हमने पीछे किया है कि सनशाइन कंट्रीज। तो वो सनशाइन कंट्रीज कौन सी? तो दो रेखाएं आप इसमें ड्रॉ कर सकते हो, एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और एक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इनके बीच का जो एरिया होता है, ये सनशाइन कंट्रीज में आता है। ठीक है। जो आपको दिख रहा है यहाँ एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर, जब वर्ल्ड मैप देखोगे तो मिलेगी ये लाइन। ठीक है। और एक लाइन मान लिया ये ऐसे। तो इनके बीच का ये जो एरिया दिख रहा है आपको, ये क्या है? सनशाइन कंट्रीज। इसमें जितने देश आते हैं वो सारे सनशाइन कंट्रीज। बस नॉलेज के लिए है, इसमें क्वेश्चन ऐसा ऐसा कुछ बनेगा नहीं। ठीक है। बनेगा तो मैक्सिमम ये पूछ सकता है आपसे कि द एरिया बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज ऑल्सो नोन एज। तो वो सनशाइन कंट्रीज या फिर सन बेल्ट भी उसको बोलते हैं। तो ये हो गया है आपके एनवायरमेंट प्रोटोकॉल से कंप्लीट। ठीक है। तो यहाँ भी देख सकते हो कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इनके बीच का जो ये एरिया, इसमें जितने देश आएंगे वो सनशाइन कंट्रीज। अब इसके ऊपर
एक क्वेश्चन बन गया था, तो ये भी हम चर्चा करेंगे इसी क्लास में। अभी लास्ट टॉपिक है आपका ये इस यूनिट का, बायोजियोग्राफी। रेल्म्स। रेल्म्स क्या होता है? क्षेत्र, एरिया, कि मतलब जियोग्राफी के आधार पर। और बायो शब्द यूज किया है इन्होंने, तो मतलब फ्लोरा एंड फौना, कि जो एनिमल्स हैं, एनिमल स्पीसीज हैं, प्लांट स्पीसीज हैं, तो वो किसी एक स्पेसिफिक एरिया में कैसे मिलती हैं, कहाँ पर मिलती हैं, तो उसके आधार पर, ठीक है, मेनली ये 8 क्या है, जियोग्राफिक रेल्म्स बनाए गए। पूरे ग्लोब को, पूरी पृथ्वी को 8 बायोग्राफिक बायोजियोग्राफिक रेल्म्स में, क्षेत्र में डिवाइड किया गया। ठीक है। सबसे पहले तो इनको नाम ही याद होने चाहिए आपको, जिसको वर्ल्ड मैप थोड़ा सा आता है, तो अगर इस इमेज को ध्यान रख लेंगे तो उनको ही पता लग जाएगा कि कौन से देश से संबंधित है। नी आर्कटिक, ओशियनिक यानी कि ओशियन से संबंधित है, ठीक है, आर्कटिक एरिया। फिर है पेल आर्कटिक, नियोट्रॉपिकल, अंटार्कटिक, एफ्रोट्रॉपिकल, इंडोमलाय, ऑस्ट्रेलेशियन और ओशियनिक। ये सेम, ठीक है, उधर भी ओशियन है, चारों तरफ से घिरे हुए हैं। तो क्या होते हैं बायोजियोग्राफिक रेल्स? इज द ब्रॉड बायोजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ अर्थ लैंड सरफेस, कि जो लैंड सरफेस है उसकी ये डिवीजन है, बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जो उस पर रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी क्या कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है, कि समान गुण धर्म वाले लोग वहां पर रहते हैं, तो जहां पर गुण धर्म ऑर्गेनिजम्स के चेंज हो जाते हैं वहां पर क्षेत्र चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसे इनको डिवाइड किया गया है कि जहां तक सेम कलर के, सेम गुणों के, सेम धर्म के लोग मिलते हैं, तो उस पूरे क्षेत्र को एक ही रेल्म बोल दिया गया। दे आर सब डिवाइडेड इंटू बायो रीजन्स विच आर फर्दर सब डिवाइडेड इंटू इको रीजन्स। ठीक है। ए बायोजियोग्राफिक रेल्म इज ऑल्सो नोन एज इको जोन। तो जो भी क्षेत्र होगा उसको इको जोन भी बोलते हैं, एक जोन में। अब 8 है इसमें मेन। तो पहला इसमें आता है अंटार्कटिक रेल्म। तो अंटार्कटिक रेल्म, सबसे पहली चीज तो अंटार्कटिक में ही होगा। ठीक है। फिर अलेक्जेंडर आइलैंड, तो ये नाम आपको ध्यान रखने हैं, ये पूछ लिया था इस बार क्वेश्चन। ठीक है। साउथ जॉर्जिया, जो कॉमन नेम है जो आपको याद रह सकते हैं वो तो करने ही करने हैं। अलेक्जेंडर आइलैंड ना याद रहे तो छोड़ दो इसको, लेकिन अंटार्कटिक रेल्म है तो अंटार्कटिका आपको याद होना चाहिए। ठीक है। साउथ जॉर्जिया एंड साउथ सैंडविच आइलैंड। फिर है नी आर्कटिक रेल्म, तो इसमें नॉर्थ अमेरिका, पूरा अमेरिका नहीं, बस नॉर्थ अमेरिका और ग्रीनलैंड, ये दो इसमें आ जाएंगी नी आर्कटिक में। नियोट्रॉपिकल में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यहाँ पर पाए जाते हैं, तो इसलिए इसको नियोट्रॉपिकल रेल्म बोलते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा नॉर्थ अमेरिका नी आर्कटिक में, और साउथ अमेरिका है नियोट्रॉपिकल में, और सेंट्रल अमेरिका भी किस में है, नियोट्रॉपिकल में। द कैरेबियन, साउथ फ्लोरिडा एंड द फोकलैंड आइलैंड। फिर है एफ्रोट्रॉपिकल रेल्म, तो ट्रांस सहारन अफ्रीका, मेडागास्कर एंड अरेबिया, ये आ जाएंगे एफ्रोट्रॉपिकल में। पेल आर्कटिक, ये सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट है ये। ठीक है, तो यही ध्यान रखना है। यहाँ ट्रॉपिकल क्लाइमेट था नियो ट्रॉपिकल में, और टेम्परेट क्लाइमेट है पेल आर्कटिक में। तो यूरोप, एशिया और नॉर्थ अफ्रीका, इनको ये कवर करता है। ठीक है। और कहीं पर आपको लिखा मिलेगा यूरोप और एशिया को एक साथ लिख देते हैं यूरेशिया। ठीक है, यानी कि यूरोप प्लस में एशिया, तो पेल आर्कटिक में आएगा। फिर इसके बाद आता है इंडो मलायन। इंडो मतलब इंडिया से संबंधित है, और मलायन मतलब मान सकते हो कि मलेशिया से संबंधित कुछ ऐसा। ठीक है। और इसका दूसरा नाम है ओरिएंटल रेल। तो साउथ और साउथ ईस्ट एशिया इंडो मलायन में आएगा। इंडियन सब कॉन्टिनेंट इसमें आ जाएगा, क्योंकि इंडो शब्द तो आ ही गया है। साउदर्न चाइना एंड मोस्ट ऑफ द ग्रेटर आइलैंड। फिर आ जाएगा ऑस्ट्रेलियन
ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया एशियन, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया प्लस में एशिया, तो ऑस्ट्रेलिया हो गया, मिलेनेशिया, न्यूजीलैंड, लेशरफुंडा आइलैंड, सुलावेसी, मालुकू आइलैंड एंड द नेबरिंग आइलैंड। द नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ दिस जोन इज नोन एज द वेलिस लाइन। मतलब जो इसका ये क्षेत्र है ऑस्ट्रेलेशियन, इसकी जो उत्तर दिशा की तरफ जो बाउंड्री होगी, लास्ट पॉइंट जो होगा, उसको वेलिस लाइन बोला जाता है। ठीक है, ज्यादा डीप में पूछेगा तब ये क्वेश्चन आएगा, नहीं तो जो इसके कॉमन कॉमन है कि ऑस्ट्रेलेशियन में आपको ऑस्ट्रेलिया याद होना चाहिए, मिलेनेशिया याद होना चाहिए, न्यूजीलैंड याद होना चाहिए। ठीक है? फिर है ओशियनिया, तो पोलिनेशिया, इसके में पोलिनेशिया में कई सारे देश आते हैं, उसमें से न्यूजीलैंड को हटा दे तो ये ओशियनियन इसमें रेल में आएगा। माइक्रोनेशिया एंड द फिजियन आइलैंड। तो ये आपके 8 ज्योग्राफिकल रेल्म है, और ये आपको जितने भी आप इसमें एग्जाम्पल देशों के याद कर सकते हैं तो उतना आपको याद कर, क्योंकि इसके ऊपर ये क्वेश्चन अब की बार पूछ लिया था। इकोसिस्टम पूछ लिया था इसने, और बायोजियोग्राफिकल रेल्म इसने पूछ लिया था। ठीक है? तो इसमें से अब बताओ क्या आएगा इसका।